दिल्ली एनसीआर में दूसरे दिन भी तेज बारिश का दौर जारी रहा और 12 साल बाद सितंबर महीने की पहली तारीख को रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की। इस बारिश का असर राजधानी के कई इलाकों में दिखा, जिसकी एक तस्वीर सदर बाजार इलाके से सामने आई। वहां जोरदार बारिश की वजह से एक इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और हर ओर सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखा। जिसने भी इस इलाके से होकर गुजरने की कोशिश की वो पानी के आगे बेबस दिखाई दिया, चाहे वो कार सवार हों या फिर रिक्शा वाले। कोई भी पानी की मार से बच नहीं पाया। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ कारें और मोटरसाइकिलें पानी में डूबी नजर आईं। इलाके में इतना पानी जमा होने के बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिलों की ओर जाते दिखे। राजधानी के इलाके बदल गए, लेकिन हालात कमोबेश सदर बाजार जैसे ही हर जगह नजर आए। जिस आईटीओ इलाके में आम दिनों में गाड़ियां रफ्तार भरा करती हैं, वहां सड़कें दिखना ही बंद हो गईं और जो लोग घरों से बाहर निकले उनके लिए यह बारिश आफत साबित हुई। किसी की कार बंद हो गई, किसी का स्कूटर, किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गई। 8 बजे से निकला पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। बारिश से भी जाएं तो ये पानी भरा पड़ा है। उधर धौला कुआं से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक अंडरपास में पानी भरने से 2 कारें फंसी दिखाई दी। कुछ दोपहिया गाड़ियों ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उनका हाल भी यही हुआ। हालांकि ये लोग किसी तरह अपने दफ्तरों तक पहुंचने में कामयाब रहे। आम लोग तो इस बारिश से परेशान हुए ही, खास लोग भी नहीं बच पाए। राजधानी के वीआईपी इलाकों की सूरत भी इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राष्ट्रपति भवन के पास से सामने आई, जहां पानी ने सड़कों पर ऐसा कब्जा जमाया कि सांसदों के आवास भी इससे नहीं बच पाए। इस इलाके के आसपास के तमाम रास्ते पानी से लबालब भरे नजर आए। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि इस सड़क को तोड़ा गया, ये डिवाइडर को तोड़ करके पानी को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी तरह से बैलेंस कर सके। राजधानी की ज्यादातर सड़कों का यही हाल होने की वजह से इसका असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई दिया। जो लोग सुबह सुबह अपने घरों से कामकाज के लिए निकले, उनका सामना पानी से भरी सड़कों से हुआ। सुनहरी बाग इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें इलाके की एक सड़क से गुजरने वाली कारों के पहिए पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। इस वक्त हम सुनहरी बाग रोड पर हैं और सुनहरी बाग रोड पर आप देख सकते हैं 20 सड़क पर तालाब बन चुका है। लोगों को भारी परेशानी यहाँ से देखने को मिल रही है। एक दिन पहले भी लोगों को इसी तरह जगह जगह पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ा था। और मौसम विभाग ने जो एक दिन पहले अनुमान जताया था कि आने वाले 3-4 दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली, वो अगले दिन सही साबित हुई और सफदरजंग इलाके में बीते 24 घंटे में 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते 12 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2009 के सितंबर महीने में करीब 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन बारिश का यह दौर जारी रहेगा और दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों में भी हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। सड़कों पर ट्रैफिक जैम एक बार लगा तो लोग घंटों इसी में फंसे रहे। आईटीओ इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें सैकड़ों गाड़ियां जैम से जूझती दिखी। हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन इस जैम के आगे उनकी एक नहीं चली। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर महीने में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। यहाँ पर लोगों को इसी तरह से जूझना होगा, क्योंकि दफ्तर निकलने वाले लोग हैं और यही वजह है कि लोगों को इस बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इस जोरदार बारिश के बीच राजधानी के कुछ इलाकों में पेड़ टूटकर गिरने की घटनाएं भी सामने आई और रही सही कसर इस जैम ने पूरी कर दी। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम और नोएडा में भी ट्रैफिक जैम की ऐसी ही समस्या देखने को मिली। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले एक रास्ते पर सुबह सुबह करीब 1 किलोमीटर लंबा जैम नजर आया, तो नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भी गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके बाद वहां ऐसे हालात पैदा हो गए कि पूरे शहर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। आसमान से आई इस आफत ने वहां कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे सारे शहर की सूरत ही बदल गई। कुछ इलाके पानी से ऐसे घिरे कि वहां चलने वाली कारों के पहिए पूरी तरह डूबे नजर आए। यहां तक कि एक जगह तो कार गड्ढे में समा गई, जिसके बाद उसे बड़ी मेहनत से निकाला गया। 10 बंदे बुला के इस गाड़ी को निकलवाया गया, पर पैसे और देने पड़े उनको। शहर के निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। हर जगह से मोटरसाइकिल सवारों की एक सी तस्वीरें आईं, जिनमें वो अपनी गाड़ियों को घसीटते दिखाई दिए। इस पानी ने सबसे ज्यादा मुश्किल रिहायशी इलाकों में खड़ी कर दी। वहां तो लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि पंप की मदद से उनसे बाहर निकालना पड़ा। शहर की चौड़ी चौड़ी सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। इस वजह से कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया, जिसे संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान रेनकोट पहनकर सड़कों पर डटे दिखाई दिए।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरह से जो जलभराव है वो हुआ है। सड़कें जो हैं वो एक तरह से नदी में तब्दील हो गई हैं। आसमान से आई मुसीबत ने गुरुग्राम को तो जलमग्न किया ही, साथ ही इसका असर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिखा, जहां सैकड़ों गाड़ियां रेंगती नजर आईं। राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दुकान से अपने घर लौट रहे 60 साल के एक कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया गया कि 23 अगस्त की रात जिस वक्त यह वारदात हुई तब उनके पास 60,000 रुपए थे, जिन्हें बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन बदमाशों ने उन पर लाठियों और लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ वार किए। ऐसे में वो कारोबारी सड़क पर गिर गए, लेकिन बदमाश उन्हें पीटते रहे। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। बाद में आरोपी कारोबारी के पास मौजूद कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। लेकिन जब इस वारदात का वीडियो सामने आया, पुलिस उसके आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करके और इनकी पुलिस कस्टडी ली गई है। बताया गया कि इस हमले में कारोबारी के सिर पर गहरी चोटें आईं। सौभाग्य की एक बात यह कि कोटा में एक हफ्ते पहले जिस कारोबारी पर बदमाशों ने हमला किया वो पशुओं के चारे का बिजनेस करते हैं। बताया जा रहा है कि हमले से एक दिन पहले गाड़ी को साइड देने की बात पर बदमाशों के साथ उनकी बहसबाजी हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए बदमाशों ने उन्हें सड़क पर घेर कर मारा और पैसे भी लूट ले गए। और बदमाशों के पकड़े जाने के बाद मालूम हुआ कि उनमें 2 तो कोटा शहर के छठे हुए बदमाश, जिन पर कई थानों में केस दर्ज है। दिल्ली में लंबे वक्त के बाद शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल खुल गए। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूलों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत स्कूल खोल दिए गए। और जब पहले दिन बच्चों के कदम स्कूलों में पड़े तो उनकी रौनक लौट आई। ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजधानी के रोहिणी में मौजूद एक निजी स्कूल से भी सामने आईं, जहां जगह जगह सैनिटाइजर रखे गए ताकि हाथों को आते जाते सैनिटाइज किया जा सके। पहली तस्वीर में आपको सैनिटाइजर नजर आया, क्योंकि अब यही हकीकत है स्कूल्स के लिए भी। बच्चे आपको दिख रहे हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा है। स्कूल के क्लासरूम में बच्चों को इस तरह बैठाया गया कि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे। इस बात का ध्यान छात्रों ने खुद भी रखा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो कोरोना की 3rd वेव आ जाएगी। वेस्ट विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने पहुंचे बच्चों को पहले ये समझाया गया कि उन्हें कोरोना के इस दौर में स्कूल में कैसे रहना है। आशा के साथ वेलकम कर रहे हैं कि आप सारे नियमों का पालन करेंगे। स्कूलों में केवल बच्चों का ही नहीं, टीचरों के शरीर का तापमान मापने का भी ध्यान रखा गया। गोल मार्केट के एक स्कूल से सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि एंट्री के वक्त टीचरों के हाथों को भी सैनिटाइज कराया गया। तो कुछ अच्छा सा भी लग रहा है कि बच्चे आएंगे, बड़ा सूना सूना लगता था स्कूल। स्कूल पहुंचे छात्र भी कोरोना नियमों पर जागरूक दिखे और मास्क लगाए नजर आए। लेकिन राजधानी के कुछ स्कूलों में पहले दिन छात्र नहीं पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद एक स्कूल से सामने आई, जहां तैयारी पूरी दिखी लेकिन वहां एक भी छात्र नजर नहीं आया। क्लासरूम को कई बार सैनिटाइज किया जाता रहा, साफ सफाई जारी रही। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए डेस्क पर स्टिकर चिपकाए गए, लेकिन उन पर बैठने वाला एक भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचा। क्लासरूम है वो खाली पड़ी हुई है, स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों के माता पिता से अपील की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। डरे ना, स्कूल्स बहुत तैयारी के साथ अपने बच्चों का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। छात्र तो स्कूल नहीं पहुंचे, लेकिन टीचरों ने उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया, साथ ही उम्मीद जताई कि वो जल्द ही स्कूल आएंगे। हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे जो है 1-2 दिन में दोबारा से स्कूल आने की शुरुआत करेंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल में एक आइसोलेशन रूम भी तैयार दिखा। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का ही हुआ, जिनमें बहुत से बच्चों को ऑनलाइन पढ़कर कुछ समझ में नहीं आया, तो बहुत से बच्चों को अब कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम खेलने की आदत पड़ चुकी है। और ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए ही दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया। लेकिन कई लोग अब भी महामारी की वजह से बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि बच्चे अगर दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो स्कूलों में उन्हें महामारी का खतरा न के बराबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उसे मौलिक अधिकार देने चाहिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने गोहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने के साथ साथ उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, जिसके लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना चाहिए और गाय को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए जज शेखर कुमार यादव ने दो टूक कहा कि गोरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक धर्म के लोगों की नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की मिसाल देते हुए कहा कि जब भी हम अपनी संस्कृति भूले हैं तो विदेशी ताकतों ने हम पर हमला किया है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां के देवरी बांध के पास अचानक एक तालाब के पानी में एक बवंडर पैदा हुआ और फिर बांध का पानी तेजी से आसमान की ओर उठने लगा, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और लोग इस बवंडर को देखकर हैरान रह गए। वो फटाफट अपना फोन निकालकर इस बवंडर का वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी थी। जिस किसी ने भी देवरी बांध के पास इस मंजर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर पानी आसमान की ओर उड़कर कैसे जाने लगा। लिहाजा किसी ने इसे चमत्कार बता दिया तो किसी ने भगवान की लीला। इस सब भगवान की कुदरत है, आई आसमान में देखले चढ़ गई पानी। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले वहां तेज तूफान आया और उसके बाद तालाब में बवंडर उठने लगा। एक अद्भुत चीज देखने को मिला। नीचे से 50 मीटर करीब पानी बादल में जा रहा था। करीब आधे घंटे तक पानी ऐसे ही आसमान की ओर जाता रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। असल में मध्य प्रदेश के सीधी में जो हुआ वो कोई अनहोनी नहीं बल्कि एक आम घटना है, जिसे साइंस की भाषा में वाटर स्पाउट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो वाटर स्पाउट एक तरह का बवंडर ही है। फर्क बस इतना ही है कि वाटर स्पाउट जमीन के बजाय पानी की सतह पर उठते हैं। वाटर स्पाउट छोटे और कमजोर बवंडर होते हैं जो खास नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, लेकिन अगर ये जमीन की तरफ बढ़ जाएं तो खतरे की घंटी बज जाती। फिर तो उनके आसपास भटकना भी मौत को दावत देने के बराबर हो जाता है। एक औसत वाटर स्पाउट का डायमीटर यानी व्यास करीब 165 फीट तक का होता है और उसकी हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की। जमीन पर इतने ही साइज का बवंडर कमजोर माना जाता है। वहीं सबसे बड़े वाटर स्पाउट अपने डायमीटर में 330 फीट तक भी हो सकते हैं और 1 घंटे तक बने रह सकते हैं। मोटे तौर पर वाटर स्पाउट दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जो खतरनाक तूफान के वक्त उठते हैं, लेकिन शांत मौसम में भी वाटर स्पाउट बनते हैं। ये वाटर स्पाउट की दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये दूसरी कैटेगरी वाले वाटर स्पाउट ही ज्यादा आम है, जो उन इलाकों में बनते हैं जहां गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी ज्यादा हो। ये उठते भी खुले पानी के ऊपर ही हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के सीधी में भी हुआ। होता क्या है कि जब समंदर, झील या तालाब के पानी का तापमान ज्यादा होता है, मतलब पानी गर्म होता है और उससे ठंडी हवा टकराती है, तो पानी की सतह पर उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। इससे गर्म और नम हवा पानी से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती, क्योंकि और कहीं जाने की जगह नहीं होती। हवा नीचे जमीन में तो जा नहीं सकती, तो वो ऊपर आसमान की तरफ बढ़ती और देखते ही देखते गोल गोल घूमने लगती है, किसी बवंडर की तरह। यह हवा अपने साथ भाप ऊपर ले जाती, जो आसमान में पहुंचकर बादलों की शक्ल ले लेती है। बस ये सिंपल सी साइंस है और यही सीधी में हुआ, जिसे देखकर लोग अचंभे में पड़ गए। अमेरिका में तो ये वाटर स्पाउट उठते रहते हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि आमतौर पर ऐसे बवंडर गर्मी के मौसम में आते हैं और जब एक ही जगह पर जमीन का तापमान आसमानी तापमान से कम हो जाता है तो वहां बवंडर उठते हैं, जिनके सामने सूखी धरती हो तो पेड़, खंबे और इमारतों की तरफ खींचकर ध्वस्त कर देते हैं, जबकि नीचे तालाब, झील या नदी हो तो पानी की धार आसमान की तरफ जाने लगती। मुंबई में 28 अगस्त को ड्रग्स केस में पकड़े गए तस्कर अजय राजू सिंह उर्फ मामू ने पूछताछ में एनसीबी को कोडवर्ड बताए, जिनका एनसीबी ने पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में 3 तरह के ड्रग सप्लाई की बात कबूली और आरोप है कि जिनके लिए वो बुलेट और कैप्सूल नाम के कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स की क्वालिटी के आधार पर ये कोडवर्ड रखे गए थे और दावा किया गया कि आरोपी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े लोगों को इसी तरह ड्रग्स पहुंचाए, जिसके बाद ही एनसीबी ने इस केस में अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा खबर है कि टीवी से जुड़े कुछ कलाकारों के सुराग भी एनसीबी के हाथ लगे हैं, जो एनसीबी के रडार पर बताए जा रहे हैं और उनसे जल्द पूछताछ हो सकती है। इसके जो क्लाइंट्स थे काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। उसके अलावा भी ये काफ़ी पेडलर लोगों से संपर्क में था। जैसा मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस भी है जो एनसीबी मुंबई वेरीफाई करता है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन किसानों की मांग है कि 1998 के बाद जिन किसानों की जमीन नोएडा अथॉरिटी ने ली, उनको प्लॉट के साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। साथ ही इनका आरोप है कि इसका फायदा कुछ लोगों को ही मिला, जबकि बाकी लोगों को नहीं मिला। इसलिए इन लोगों ने अथॉरिटी के दफ्तर को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया।
जिससे वहां का माहौल गर्मा गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। लिहाजा पुलिस को इन लोगों पर काबू पाने के लिए सख्त रुख अपनाना पड़ा और जल्द ही कई प्रदर्शनकारियों को उसने हिरासत में ले लिया। अपने साथियों को हिरासत में लिए जाने से बाकी के किसान भड़क गए और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, लेकिन पुलिस के एक्शन के आगे उनकी एक नहीं चली। किसान आबादी निस्तारण को लेकर 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी। पुलिस को इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से थी, इसलिए किसानों को नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए काफी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताया गया कि प्रदर्शन में 81 गाँव के किसानों ने हिस्सा लिया, जो अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। तानाशाही चरम पे है पुलिस प्रशासन को, आप देख रहे हो। कल हमारे 15 से 20 लोग पकड़ के पुलिस ने घरों से और जेल में भेज दिए हैं। इन किसानों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो वो लोग अपना आंदोलन और तेज करेंगे। सौभाग्य की बात थी कि दिल्ली के नजदीक नोएडा के नाम से औद्योगिक शहर बसाने की शुरुआत 45 साल पहले हुई, जिसके लिए किसानों की जमीन ली गई, लेकिन तब मुआवजा कम था, जिसके लिए किसान कई साल से आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि उनको घर बनाने के लिए प्लॉट के साथ 64% मुआवजा और दिया जाए, क्योंकि नोएडा में 1998 के बाद जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें आबादी के प्लॉट भी दिए गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 2 लोगों की हत्या के बाद वहां संग्राम छिड़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार का कुछ लोगों के साथ जमीन के मुद्दे पर विवाद चल रहा था और इसी पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक ओर से फायरिंग की गई, जिसमें दूसरे पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और ट्रैफिक जाम कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस भी एक्शन में आ गई और फौरन मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू करने में जुट गई, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टा पुलिस से ही उलझ पड़ी। इस बवाल में पत्थरबाजी भी हुई, जिसका सबूत दिखाता एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक गली में कई ईंट के टुकड़े पड़े नजर आए। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित परिवार आरोपियों के साथ दारोगा सिद्धू सिंह को हटाने की भी मांग पर अड़ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दारोगा ने शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रायसेन की दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है, जहां आरोप है कि 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद था और जिस परिवार के लोगों की हत्या हुई उन्होंने मामला बिगड़ने से पहले ही पुलिस को फोन भी कर दिया था, लेकिन पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची और अब डबल मर्डर के बाद बदवाल मचा तो इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि पटवारी को सस्पेंड करने और तहसीलदार के तबादले का आदेश भी जारी हो गया। मुंबई में 157 मछलियां बेचकर एक मछुआरा करोड़पति बन गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पालघर में रहने वाले चंद्रकांत तरे नाम के एक मछुआरे ने 157 घोल मछलियां 1 करोड़ 33 लाख रुपए में बेची, यानी एक मछली की कीमत उसे करीब 85,000 रुपए मिली। बताया गया कि यह मछुआरा 28 अगस्त की रात को अपने कुछ साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया था, जहां उसके जाल में 1 या 2 नहीं बल्कि 157 घोल मछलियां फंस गईं, जिन्हें बेचकर वो मछुआरा करोड़पति बन गया। घोल मछली को गोल्ड मछली भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत सोने से कम नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कई तरह की दवाओं को बनाने में काम आती है। यही नहीं, कॉस्मेटिक्स का सामान बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हरियाणा के हिसार से एक बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लावारिस गाय ने बीच सड़क पर एक महिला को रौंद कर घायल कर दिया। बताया गया कि महिला दुकान से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी, जिसे पीछे से आई एक लावारिस गाय ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले कि अचानक हमले का शिकार हुई वो महिला कुछ समझ पाती, गाय ने अपनी सींगों से उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद बीच सड़क पर गाय अपने पैरों से उस महिला को रौंदती नजर आई। इसी दौरान वहां पहुंचे एक बाइक सवार ने अपने हेलमेट से उस गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। बाद में कुछ और लोग डंडे लेकर मदद के लिए दौड़े, जिसके बाद वहां मौजूद एक आदमी ने उस घायल महिला को खींचकर गाय से दूर किया। इसके बाद हाथों में डंडे लिए लोगों ने गाय को वहां से खदेड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि हम लोग बछड़ों और सांडों को तो बेकार समझकर खुला छोड़ते ही रहे हैं, लेकिन अब हिसार में कुछ लोग गायों का दूध दोहने के बाद उसे सड़क पर चरने के लिए छोड़ रहे हैं, जो भूख या भीड़ से बदहवास होकर राहगीरों पर हमला कर देती हैं। और एक गाय के हमले में हिसार में 2 दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन उससे भी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसका नतीजा यह कि सड़क पर भटकती गाय ने बीजेपी नेता की भतीजी को सींग से उठाकर पटक दिया।